हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है स्टार्ट वेयर यू आर। इसका मतलब दयावान जिंदगी के लिए गाइड। इनका लेखक का नाम है पेमा चोड्रॉन। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। स्टार्ट वेयर यू आर 1994 में आई यह किताब वह बेहतरीन गाइड है जो हमारे दिलो दिमाग को खोलने और अपनी असली पहचान और स्किन में खुश रहना सिखाती है। इस समरी के जरिए आप वह राज जानेंगे जो बुद्धिस्ट मॉन्क और उनकी ज़िंदगी में सुकून लाते हैं। साथ ही वह फिलोसफी भी जो लोगों को निखाना के रास्ते पर निर्वाणा के रास्ते पर अग्रसर करती है। इसमें आपको अपने आसपास का माहौल बेहतर बनाने के लिए धूप और मोमबत्तियाँ खरीदने की सलाह नहीं दी जाएगी, बल्कि बताया जाएगा कि कैसे आप अपने अंदर झांक कर खुद में मौजूद विलन को हरा करके अपनी कमज़ोर हालात में भी खुद को ताकतवर महसूस कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? उन स्पिरिचुअल लोगों के लिए जिनको बुद्धिज्म और मेडिटेशन में दिलचस्पी है। कोई भी जो अपनी ज़िंदगी में डर और पछतावा नहीं चाहता। वह लोग जो अपनी गुस्सा करने की आदत सही करना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, मेडिटेशन प्रेजेंट में फोकस करने में मदद करके आपके दिमाग को शांत रखता है। क्या आपको कभी किसी ने बताया है कि मेडिटेशन ने उनकी ज़िंदगी बदल दी? आपको इस बात पर शक हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि यह साबित हुआ है कि मेडिटेशन खुशियों को बढ़ाने और स्ट्रेसफुल हालातों में दिमाग को शांत रखने में मददगार है। बुद्धिस्ट मेडिटेशन का समथ विपश्यना स्कूल खास तौर पर पहली बार मेडिटेशन करने वालों के लिए है। यह स्कूल आपकी पहुंच के अंदर है और दिमाग के डार्कर यानी नेगेटिव साइड की सोच को कंट्रोल करके आपकी ज़िंदगी में शांति और स्टेबिलिटी ला सकता है। इसके अलावा आप जानेंगे कि समथ विपश्यना मेडिटेशन कैसे किया जाता है, टॉगलेन ब्रीथिंग क्या है और कैसे यह आपके और आपके चाहने वालों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, और कैसे बौद्ध धर्म की मान्यता निर्वाणा क्वांटम फिजिक्स से मिलती है। मेडिटेशन क्या है जो लोगों के लिए इतना यूज़फुल है? मेडिटेशन प्रेजेंट में जीने और इसे सेलिब्रेट के बारे में है। प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है। भले ही हमारी ज़िंदगी प्रेजेंट में चल रही हो, लेकिन हम अपने मौजूदा हाल को नज़रअंदाज करने में काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं। या तो हम पास्ट की बातों को लेकर पछताते रहते हैं या फिर फ्यूचर की फ़िक्र में डूबे रहते हैं। लेकिन जितना ही आप अपने मौजूदा हाल पर फोकस करेंगे और ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन से खुद को दूर रखेंगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड रहेंगे। ऐसा करने में एक सिंपल सी लेकिन बहुत पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक आपकी मदद कर सकती है, जिसे समथ विपश्यना कहते हैं। यह नाम बुद्ध का दिया हुआ है, जिनका मानना था कि मेडिटेशन सुकून या समथ या विपश्यना लाता है। समथ विपश्यना मेडिटेशन प्रैक्टिस के 2 स्टेप हैं। पहला है सांस लेने पर फोकस करना। आँख खोलकर पैर क्रॉस करके सीधे बैठने से शुरू कीजिए। कुछ डीप लेकिन जेंटल सांसें लीजिए। जेंटल सांस लेने का मतलब है कि सांस लेते वक्त आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। क्या आप इस सिचुएशन में अच्छे से सेटल हैं? अपनी ब्रीथिंग और आसपास के माहौल को लेकर थोड़ा अवेयर रहिए। अपने आसपास के इनसाइट्स और साउंड पर ध्यान दीजिए। यह ब्राइट है या डार्क, बहुत शांति है या आवाज़ आ रही है। इन सारी चीज़ों को नोटिस ज़रूर कीजिए, लेकिन आपका मेन फोकस ब्रीथिंग पर ही होना चाहिए। यह प्रैक्टिस प्रेजेंट में रहने में मदद आपकी करेगी। आपका प्रेजेंट ही आपकी हकीकत है, इसलिए आपका सारा ध्यान इसी पर होना चाहिए।
यह प्रैक्टिस करते वक्त फिक्र और अफसोस में मत डूब जाइए। हर किसी का दिमाग पॉजिटिव या नेगेटिव ख्यालों में डूबा होता है। आप अपनी टू डू लिस्ट या फिर कल के एक इरिटेटिंग इवेंट की सोच में डूब सकते हैं। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि यह चीज़ नॉर्मल है। बस अपना फोकस दोबारा ब्रीथिंग की तरह ले आइए। ऐसी आदतों से बचने के लिए अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स मत कीजिए। अपने दिमाग में धीरे से थिंकिंग कहना आपके फोकस को बेकार के ख्यालों से वापस ब्रीथिंग पर ला सकता है। अध्याय नंबर 2, अपनी ज़िंदगी को बहुत सीरियस ना लेकर और सिचुएशन को बदलने के तरीके पर ध्यान देकर अपनी ज़िंदगी का मज़ा बरकरार रखिए। पूरी ज़िंदगी ना सिर्फ हम दूसरे की तरफ अपने फ़र्ज को लेकर स्ट्रगल करते हैं, बल्कि अपने सेल्फ वर्थ की फीलिंग और क्या करे क्या ना करे की जदोजहद से गुजरते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप उम्मीदों से भरे होते हैं या डर से? क्या आप अपनी ज़िंदगी को पॉसिबिलिटीज़ को लेकर एक्साइटेड रहते हैं या फिर उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते रहते थक गए हैं? या फिर उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते करते थक गए हैं? आप बाहर जाकर काम करने के लिए एक्साइटेड हैं या फिर कल रात ज़्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से खुद से डिसअपॉइंटेड है? यह कहना सही होगा कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं और किसी काम के ना हो पाने को वह खुद के लिए दुनिया ख़त्म होने के नज़रिए से देखते हैं। इमेजिन करके देखिए, इस प्रेशर के बिना ज़िंदगी कितने सुकून की होती है। खुशहाल ज़िंदगी मेडिटेशंस इसमें आपकी मदद कर सकता है। एक बार अगर आप मेडिटेशन समझ जाते हैं और इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं तो इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। इस तरीके से आप हर दिन पॉजिटिव नज़रिए से और हर मोमेंट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। यह आपको खुशियों को चुनने में मदद करती है। ज़िंदगी छोटे छोटे पलों का कलेक्शन है। अब आपको फैसला करना है कि आप इसे कंधों पर भारी बोझ के साथ जीना चाहते हैं या फिर दिल की खुशी के साथ। खुशियाँ ढूंढने का सबसे आसान तरीका अपना रूटीन चेंज करना और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करना है। अगली बार जब आप शावर ले रहे हो तो क्यों ना अपनी फेवरेट म्यूज़िक सुनिए, या फिर जब आप रात का खाना बना रहे होते हैं तो क्यों ना पैन केक कर नाश्ता बनाया जाए, या फिर मेट्रो के बजाय अपने काम पर जाने के लिए कोई और रूट या बाइक राइडिंग कैसा रहेगा। बस आपको हर चीज़ नए नज़रिए से देखने और नए एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। हर पल को एक तरह समझने के बजाय हर जगह बस खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। निर्वाणा यानी खालीपन अपना कर अपने आप को जजमेंट से आज़ाद कर लीजिए। अगर आप बुद्धिज़्म के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि बुद्धिज़्म में अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल को निर्वाणा कहते हैं, जिसे अक्सर खालीपन के तौर पर ट्रांसलेट किया जाता है। वेस्ट के लोगों के लिए खालीपन नेगेटिव एहसास सा है। मिसाल के तौर पर आशावादी लोग ग्लास को आधा भरा कहते हैं, लेकिन निराशावादी लोग उसे आधा खाली कहते हैं, और इस आधार पर खाली वर्ड उन्हें नेगेटिव लगता है। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से एम्प्टीनेस बहुत आरामदायक हो सकता है। खालीपन के सिचुएशन पर पहुंचकर हम अच्छा, बुरा, खुश, उदास जैसे सभी तरह के जजमेंट और लेबल से फ्री हो जाते हैं। जब आप एहसास करते हैं कि अल्टीमेट गोल खालीपन है तो यह सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक रियलिटी होलोग्राम की तरह है, यानी सब कुछ सच लगता है, लेकिन जब आप करीब से देखते हैं तो इसके खुलने का एहसास होता है। और होलोग्राम की तरह ही सेम तस्वीर दूसरे नज़रिए से अलग लगेगी। खालीपन में आज़ादी का एहसास आपको गुस्सा कंट्रोल करने में मदद करेगा। क्लासिक जेन की स्टोरी में इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। एक इंसान अपनी नाव पर एंजॉय कर रहा होता है जब तक वह दूसरी नाव को करीब आते नहीं देख लेता। जैसे जैसे वह नाव आगे बढ़ती है यह शख्स गुस्सा होने और चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह नाव बगल में आती है वह देखता है कि नाव खाली है और वह इतना देर से बेकार में ही चिल्ला रहा था। गुस्सा होने की वजह हम खुद बनते हैं और हम लगातार अपने ही रास्ते में रुकावटें डालते रहते हैं। ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती है
वो अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि हम उन्हें अच्छा या बुरा समझते हैं। खालीपन को अपनाना मौत के वक्त मददगार हो सकता है। लेखक के दोनों दोस्त जैक और जिल की मौत अलग अलग वजह से हो गई थी। जिल इम्पीटीनेस के कंसेप्ट से बहुत डरती थी। हर रोज़ रोकर और डर में गुजारने के साथ ही उसने अपनी जंग जारी रखी। उसकी ईगो इम्पीटीनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैक ने इम्पीटीनेस को अपनाया और वह अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा चीयरफुल रहा। वह जानता था कि नेचर की हकीकत इम्पीटीनेस की है, इसलिए उसने नेचर का विरोध नहीं किया और खुशी खुशी इस दुनिया से चला गया। अध्याय नंबर 3। दर्द और दुख को एक्सपेक्ट करके दरिया दिल बनिए। बहुत सारे लोग जो पहली बार बुद्धिज्म की तरफ आते हैं, उन्हें लगता है कि वो अपना दिमाग बंद करके या दर्द को नज़रअंदाज करके इम्पीटीनेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह टेक्निक उस चीज़ को हासिल करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है जिसे आप मेडिटेशन की थोड़ी प्रैक्टिस के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। यह सोचना गलत होगा कि यही सब कुछ है। बुद्धिज्म ज़िंदगी के उतार चढ़ाव दोनों को ही सेलिब्रेट करने के लिए इनकरेज करता है, और ऐसा अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही जज्बातों को कबूल कर और उनसे लगाव न रख कर किया जा सकता है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से भागिए नहीं। अगर ज़िंदगी आपको खाद जैसी कोई चीज़ देती है तो इसका इस्तेमाल अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने में कीजिए। उन स्ट्रॉन्ग और अवेयर बुद्धिस्ट मोक के बारे में सोचिए जिन्होंने इस अवेयरनेस के रास्ते पर कितने साल गुजारे हैं। जब इन मोक को कोई बुरी खबर मिलती होगी तो क्या यह उससे दूर भागते हैं, अपने इमोशंस को दबाते होंगे, या फिर वह उस इमोशन का एक्सपीरियंस करते होंगे? इसका जवाब है कि अपने आप को दर्द महसूस होने दीजिए। अगर आप अच्छे के साथ बुरा नहीं एक्सपीरियंस करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि इन इमोशंस से कैसे डील किया जाए। अगर आप अक्लमंद बनना चाहते हैं तो आपको हर तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस करने होंगे। जीसस और मदर टेरेसा जैसे हिस्ट्री के दरियादिल लोगों के बारे में सोचिए। यह लोग कभी दर्द, गरीबी, बीमारी या उन लोगों की मौत भी देखने से नहीं भागे जिनके साथ उन्होंने काम किया था। इन्होंने लेप्रोसी झेल रहे लोगों के पांव धोए और तकलीफ से गुजरने वालों के करीब रहे। ऐसा करके उन्होंने ज़िंदगी के हर पहलू को जाना और सराहा जो उनके नॉलेज और ग्रेटनेस की वजह था। वही लोग बहुत ख्याल रखते हैं जिन्होंने तकलीफ़ को बहुत करीब से देखा हो, और जो लोग तकलीफ़ से भागते हैं वह दिल के सख्त हो जाते हैं। आगे जानेंगे कि कैसे अपने अंदर की कमियों को ढूंढना आपको बेहतर इंसान बनाता है। कुछ सेल्फ हेल्प बुक आपको बताती है कि सुबह उठकर अपने दिन को शुरू करने से पहले शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से कहिए कि आज मैं बेहतर इंसान बनूंगा। ऐसा मत कीजिए, इसके बजाय अपनी असल पहचान के साथ कंफर्टेबल होना सीखिए। अपनी कमियों और खूबियों को पहचानिए। अपनी कमजोरी की बेहतर समझ आपको एक मजबूत इंसान बनाती है। बुद्धिज्म के हिसाब से 3 कमजोरियां होती है जिसे 3 जहर कहा जाता है। क्रेविंग, इसका मतलब जब हमारा कुछ करने या खोने का बहुत ज़्यादा मन करने लगता है तो हम उसे क्रेविंग कहते हैं। नफ़रत और नॉलेज की कमी, इसका पता तब चलता है जब हम अपनी पसंद वाली चीज़ों से चिपके रहते हैं। जो हम पसंद नहीं करते उसे भागते हैं और बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। यह जलन, नफ़रत, अज्ञानता और नशा जैसे हमारे बुरे कामों की जड़ में होता है। लेकिन आपको इन फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें आने दीजिए और इनका इस्तेमाल अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में कीजिए। यह जानने की कोशिश कीजिए कि किन चीज़ों से आपको गुस्सा आता है और क्या चीज़ है आपको दुखी करती है, और यह इमोशंस कहाँ से आते हैं, ख़ासतौर पर इनकी वजह क्या है, ताकि आप अपनी असली पर्सनालिटी को एक्सपेक्ट कर सकें। यह करने का इकलौता तरीका अपनी कमियों और अपने अंदर के विलन के करीब जाना है, मतलब उन्हें अच्छे से समझना और बाहर निकाल देना। इस बारे में मिलारेपा की कहानी क्लासिक तिब्बती कहानी है। मिलारेपा ने कई सालों तक गुफा में मेडिटेशन किया।
एक रोज़ वह बाहर खाना लेने गए। जब लौटे तो उनकी गुफा राक्षसों से भरी हुई थी। सबसे पहले मिलारेपा ने उन्हें बुद्धिज्म की दरियादिली के बारे में बताया, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो वह बैठ गए और यह कहते हुए उन्हें भी रहने दिया कि हम दोनों साथ रह सकते हैं। उनके इस एक्सपेक्टिंग एटीट्यूड के चलते सारे राक्षस गायब हो गए सिवाय एक के। मिलारेपा को मालूम था कि इस जिद्दी राक्षस के साथ क्या करना है। वह कुछ दूर चले और उसके जबड़े में कूद गए, जिसकी वजह से वह एक धुएं के कस के साथ गायब हो गया और मिलारेपा एक बार फिर से सुकून में थे। इस स्टोरी का मोरल यह है कि अपने अंदर के राक्षस को एक्सपेक्ट कीजिए। आप उसे नज़रअंदाज करना बंद कर देंगे तो वह अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अध्याय नंबर 4, बेवकूफ़ दिखने से ना डरने और फिक्स्ड नैरेटिव को तोड़ने से भी स्ट्रेंथ आती है। हर किसी की अपनी कहानी होती है। यह कहानी बताती है कि हम कैसे और कहाँ से बड़े हुए और हम क्या बनना चाहते हैं। यह स्टोरी हमें खुद को समझने में मदद करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे लिबरेट करना कैसे होगा? अगर हम इस स्टोरी को जान दे तो ऐसा करने से हम कभी भी रहने और जाने के लिए आज़ाद हो जाएंगे और हम बेवकूफ़ दिखने या शर्मसार होने से नहीं डरेंगे, जो हमारी इस स्टोरी की सेट की गई एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है। लॉस एंजेलिना की एक रफ हिस्से में रहने वाले जोआन नाम की एक अड़ियल लड़की की कहानी जानिए। अगर आप उसमें कुछ सालों पहले बात करने की कोशिश करते तो उसका बर्ताव अजीब और बुरा होता, लेकिन फिर वह एक मेडिटेशन वाली जगह पर गया जहां उसकी मुलाकात बुद्धिस्ट मास्टर तुरपा रंगपोचे से हुई और उसने असली ताकत के बारे में जाना। तुरपा एक ग्रुप को गाने में लीड करते थे। तुरपा की आवाज़ में इतनी गहराई थी कि जुआन को रोना आ गया। ऐसा नहीं था कि वह कोई दुख भरा गाना गा रहे थे, बस जुआन को एहसास हुआ कि तुरपा के अंदर इतनी ताकत है कि वह इतनी ऊंची आवाज़ में गाना गा ले रहे हैं। जुआन के लिए वह आवाज़ सबसे ताकतवर चीज़ थी। जुआन को एहसास हुआ कि वह लॉस एंजेलिना का एक मजबूत लड़का होने की अपनी स्टोरी के बिना पर अपने आप को कितनी लिमिट शर्ट से बांधे हुए था। अब वह अपने जज्बातों के बारे में ईमानदार रहकर प्रेजेंट में ज़िंदगी जी सकता था। इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने पढ़ाई की और अब लॉस एंजेलिना में बच्चों की मदद कर रहा है। हमारी स्टोरी लाइन हमें खुद से झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है, चाहे बात मेडिटेशन की ही क्यों ना हो। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि दूसरों को बताए कि इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा होता है। सोरेन को याद है कि एक स्टूडेंट ने उन्हें बताया था कि कैसे मेडिटेशन ने उसे ब्लैकनेस का एहसास करने और साफ दिमाग अचीव करने में मदद की। लेकिन बाद में उस स्टूडेंट ने बताया कि असल में वह सूत्र सा एहसास करता है। वह बस मेडिटेशन से होने वाले फ़ायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहता था। जोर्डन ने स्टूडेंट को बताया कि नब फील करने से कोई बुराई नहीं है, मकसद सिर्फ अपने मौजूदा हालात में कंफर्टेबल रहना है। सूत्र एहसास करना भी दूसरी फीलिंग्स की तरह ही वैलिड है। आगे हम जानेंगे कि कैसे बुद्धिज्म आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि आप दूसरों की मदद करते हैं, यहाँ तक कि दुश्मनों के भी। उम्मीद है कि समरी आपको अपने अंदर मौजूदा अंधेरे को एक्सपेक्ट करने और सच की ज़िंदगी में जीने में आपकी मदद करेगा। मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना करके आप हेल्थी दिमाग और अपने आसपास मौजूदा लोगों की अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, प्रेजेंट रहने का मतलब दुखों का सामना करना है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें हेल्प की सख्त ज़रूरत है। लेकिन यह सबसे बेहतर होगा कि मदद करने वाले और जिसकी मदद की जा रही है उसके बारे में किसी शर्त या दायरे के अंदर सोचना बंद किया जाए। अगर आप अपने आप को दूसरों का मददगार समझते हैं जो किसी भी तरह आपसे कम है, तो आप अपने और दूसरे के बीच दीवार खड़ी कर रहे होते हैं। यह बढ़ी हुई दूरी आपको और तकलीफ़ देगी। इसलिए हेल्पर स्टोरी लाइन छोड़ दीजिए और टॉगलिन नाम की ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए।
जो आपके अंदर सेंसिटिविटी पैदा करती है, जिससे आप सच में दूसरों की तकलीफ़ को समझ पाएंगे। इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आप दर्द और तकलीफ़ में सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो एक अलग सी खुशी का एहसास होता है। अगर आपको अजीब लगता है तो यह सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वेस्टर्न आइडिया से इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि आप अच्छी चीज़ों को अपनाने और बुरे एहसास को नकारने के आदी बन गए हैं। लेकिन यह बुद्धिस्ट मेडिटेशन का एक अहम हिस्सा है। इसकी प्रैक्टिस से आप अपनी सेल्फिश ख्वाहिशों को छोड़कर अच्छाइयाँ और खुशियाँ दुनिया के साथ साझा करते हैं। अगर आप इससे आगे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उनके दर्द का एहसास करके भी सांस ले सकते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं, और सांस छोड़ते हुए उन्हें अपने पॉजिटिव थॉट्स भेजने की कोशिश करें। इस प्रैक्टिस से आप अपने आप को उनके नज़रिए के लिए तैयार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि वह अपने पास्ट में किसी दर्द से गुजरे हो। जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस के गहराई में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि हम और हमारे दुश्मन काफ़ी एक जैसे हैं। कुल मिलाकर अपने अंदर की कमियों को दबाकर और अपने दर्द और दुखों से दूरी बनाकर आप एक खुशहाल और मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे। एक अच्छी ज़िंदगी अच्छे के साथ बुरा और हर तरह के जज्बातों को एक्सपेक्ट करके ही हासिल की जा सकती है। मेडिटेशन आपको खुशियाँ और तकलीफ़ दोनों के साथ जीना सिखाती है, और ऐसा करके आप ज़्यादा पावरफुल और दूसरों की तकलीफ़ को समझने वाले बनते हैं। क्या करें? सुखद यादों से चिपके मत रहिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। अगली बार जब आपको किसी अच्छे मोमेंट की याद आए तो बीते हुए कल से ही मत चिपके जाइए। एक लंबी सांस लीजिए और अपनी खुशियों को उन्हें ट्रांसफ़र कर दीजिए जिन्हें इसकी आपसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो।